मेरा प्रश्न में एक सवाल करो साहब देखो माननीय सदस्य, मेरा एक मिनट दो प्रश्न आपको अनुमति दी तो पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संसद पहले भी करते थे। एक मिनट बोला जी, आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संदेश करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई आरएस मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार आरएस 18 में आरएस 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच एसआईटी सीबीआई कराने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आरोप लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बैठो, ये मान करने का भाषण देना। अभी प्रश्न का उत्तर है। मानिए, आप बैठिए। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आई विल नेम यू। आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने बताए, मैंने लो किया, आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं, उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है, ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद के ऊपर आ रहे हैं। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है। बैठिए आप। अरे आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। पर एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए। अरे सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट। मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न एक मिनट पूछने दीजिए। पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए, और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न आप उत्तर दिए। अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी, इन्होंने बोले आपके अध्यक्ष जी, प्रश्न में केवल जिसका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा से ज्यादा कोई ये पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं श्री रोहित बोरा। आपको नहीं करना रोहित जी? अध्यक्ष महोदय, चर्चा में आइए। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में आए। अरे उसके लिए अलग से चर्चा कराएंगे। उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरा एक मिनट मेरा जैसे एक मिनट
अध्यक्ष महोदय, बैठिए, आसन पाओ में बैठिए। अध्यक्ष आई महोदय, टेल यू, अनुमान मैं आपको पहले आपको करूंगा। अध्यक्ष ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। बैठिए, नहीं बैठना तो चाहिए। मैं फिर आई विल लीव यू, मैं आपको बाहर भेजना पड़ेगा। पहले ही दिन ऐसा वातावरण मत बनाइए तो मुझे कहना पड़े। अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा, हाउस को अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो आ गया अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा जवाब आ जवाब गया। दे रहा हूँ इनका, जवाब नहीं आया, इनका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी जवाब भाई से आ गया। आप बैठिए, आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं। आप बैठिए, आप बैठिए, शांति, बैठिए। अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, रोहित बोरा पूछिए अगला प्रश्न। 15 मिनट हो गए इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते। नहीं, रोहित बोरा बात, इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोरा बोलिए, आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा, नहीं तो अगला पुकारूंगा। बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय, आप प्रश्न अगला आ गया, बैठो। आप अगली बार इनको चैम्बर में बुला लेना। आप बैठिए। कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में है, अब मैंने कहा और वो कलाम गवर्नमेंट टीचर इनके प्रश्न आ गया। क्या मिला? कलाम से क्या मिला? माननीय सदस्य, खड़े होना यार, नहीं, नाम लेना पड़ेगा। क्या हुआ? बैठिए, कलाम से क्या हुआ? बैठिए, बैठिए। यह जवाब है क्या? तो अगला प्रश्न जवाब है क्या? अगला प्रश्न रोहित बोरा। कलाम कोचिंग जवाब है सेंटर क्या? उत्तर तो आपका है। जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं है। मैंने ग्रामीण विकास, बैठिए, 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 सब बैठिए। आसन पाओ में, आसन पाओ में। अगला प्रश्न पुकार लिया है, अगला प्रश्न पुकार लिया है। बैठिए, अगला प्रश्न आएगा। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के कौन देंगे ग्रामीण विकास के? क्यों हमारे लिए? क्या बात? मंत्री स्पीकर साहब क्या लैंग्वेज बोल रहा है? क्या लैंग्वेज बोल रहा है? बैठिए, बैठिए, आसन पाओ पे, बैठिए, नहीं आएगा। सदन पाओ पे, सदन की कार्रवाई 15 प्रश्न क्रमांक 2 ग्रामीण विकास के कौन नहीं होते? जो आ गया। नहीं है? मंत्री जी, माननीय मंत्री जवाब दें। जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटित राशि ₹1000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022 अपनी जगहों पे जाइए। रिलीज की ये अच्छा शोभा पहले दिन नहीं देता। अपनी जगह पे जाइए। परिशिष्ट बिल आ गया। अगला प्रश्न पुकार लिया। आप
आपके 15 मिनट से ज्यादा प्रश्न नहीं चलता। अब आपको तो मैंने स्पेशली अनुमति दे दी, बाकी आप तो थी नहीं, उसके प्रश्न का उत्तर आ गए। और ऐसे पूरा 2 किसी को देनी है। प्रश्न क्रमांक 3 श्री गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद बोलिए। प्रश्न संख्या 127। चलो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में रक्त की आपूर्ति जिला अस्पताल झालावाड़ से की जाती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट में वार्षिक खपत 2000 यूनिट तक की खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। वर्तमान में सीएचसी मनोर थाना में वार्षिक खपत 2000 यूनिट से कम होने के कारण ब्लड बैंक की स्थापना किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइंस के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। ट्रॉमा गाइडलाइंस एवं गुण के अनुसार वित्तीय प्रावधान होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नॉन गेजेटेड कैडर की स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीसीपी के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847, सहायक रेडियोग्राफर के 1178, लैब टेक्नीशियन के 2190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3 कस्बा मनोर थाना पंचायत मनोर थाना जिला झालावाड़ में वर्तमान में 3 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2022 में 72.18% शैय्याओं की उपयोगिता BOR रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनोर थाना CHC जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें 150 गांव इसके अंतर्गत आते हैं और 4 PSC इसके अंतर्गत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसको उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें या इसको और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति वहाँ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि आप इसको उप जिला अस्पताल घोषणा करने की कृपा करें। आप प्रश्न पूछिए। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका खराब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर CHC, वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएं हैं।
ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो वैसा आपके लिए आपको उपयोग ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर सब मशीनें बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है, मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं, तो आपके जो है जो भर्तियां जो हैं आपके जो जैसे होती है आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेज जो है आपकी 104, 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद उसमें। प्रश्न क्रमांक 4 चंद्रभान सिंह। और किसी को अनुमति नहीं है सिवाय विपक्ष नेता पूछेंगे। है आपका प्रश्न लास्ट में, आप बोले नहीं, जिस समय पुकारा गया आप बोले नहीं, अब नहीं आएगा, अब लास्ट में आएगा, समय बचेगा तो आएगा। आप प्रश्न क्रमांक प्रश्न संख्या 4 पूछिए। एक सेकंड जैसा कि एक सेकंड बैठिए चंद्रभान, एक बार बैठिए। प्रश्न के खंड 2 में एक सेकंड अन्य मंत्री महोदय ने ये बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,067, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, रेडियोग्राफर के 1178 और लैब टेक्नीशियन 2190, डेंटल टेक्नीशियन 151 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन। तो ये भर्ती एक तो कब तक प्रक्रिया इसकी पूरी हो जाएगी? दूसरा, क्या सरकार की जानकारी में है कि हमारे आसार्थी इन्हीं भर्ती को पूरी कराने के लिए लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं चीफू के ऊपर, उसकी आपने क्या रणनीति बनाई है, कब तक आप इसको पूरा करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी भर्तियों हैं इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति फाइल सब हमने भेज दी है। हमारी सरकार को 1 महीने से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ है, तो आप ये आशा करते हो कि पहले ही दिन आके भर्तियाँ कर दें, वो संभव नहीं है, पर ये हम महसूस करते हैं जो शॉर्टफॉल हो रहा है, और इसका प्रयास करके हम इसको जल्दी से जल्दी। माननीय सदस्य आपको बोलने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है, आप बीच में खड़े नहीं होंगे, मतलब आप हर प्रश्न में खड़े हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय आपका प्रश्न उत्तर आपकी खुद की सरकार ने ये कहा है कि 100 दिन में हम कार्य योजना बनाएंगे, सारे काम पूरे कर देंगे, और पिछले 10 दिन पहले आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने 100 दिन की कार्य योजना 30 दिन में पूरी कर ली है। तो उस 30 दिन में ये काम नहीं हो रहा क्या? और कब तक होगा? और आप 5 साल का इंतजार करेंगे क्या अध्यक्ष जी? आगे उत्तर। आप 5 साल के लिए सरकार बनी है, ये सही है, लेकिन 5 साल बाद आखिरी दिन काम करेंगे, ये नहीं बना। उन्होंने उत्तर दे दिया है, अब उत्तर नहीं आया सर, आप कब तक करेंगे ये बता दें। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं तो फाइनेंशियल तो होने के बाद ही तो भर्ती जल्दी से जल्दी करेंगे मंत्री। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ पोस्टिंग देनी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे। प्रश्न संख्या 4 उत्तर सभा पटल पर रख दिया एक मिनट, माननीय सदस्य बैठिए, अब प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कोई बीच में नहीं बोलता, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। बैठिए, आप उस समय यहाँ आ जाते हो, वेल में आ जाते हो, फिर कहते हो प्रश्न उत्तर में आप सब वेल में क्यों आए? वेल में आए तो होगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है, मेरे पास आगे तो उत्तर है अब उसका। होगा, हाँ होगा, बाद में आएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, बैठिए। मैंने पहले ही दिन आकर के आप सोच रहे हो यार, मैं जितना लीनियंट हो रहा हूँ उतना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो। मंत्री महोदय, प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी? जी, उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का उत्तर आ रहा है जी। दूसरा, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा, ऐसा कोई विचार वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचार में नहीं है। मेरे को जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया, ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पर रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो सुना दे, सब सुन रहे हैं, सब जवाब दे। अरे जवाब आप क्यों खड़े हो? प्रश्नकर्ता खड़ा है। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिए, बाकी सदस्य बैठिए, अरे बैठिए,
मान्य सदस्य सब है, जिसका प्रश्न है उसको बोलने दीजिए। एक सेकंड रुक जाए। हाँ तो ये रुक जाए। अरे मान्य सदस्य प्रश्न का उत्तर सुने। ऐसा ही है। माननीय महोदय, अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मेरे करने दीजिए। हाँ तो आप बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके नेचर जानता हूँ, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसको, आपको देखने का अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बैठिए, अरे आने दीजिए उत्तर, आप बैठिए, उत्तर आने दीजिए। मैं आपको, अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, बैठिए। आप हमारे हैं, तभी तो आपको कहा था। अब आप बैठिए, उत्तर तो आने, अरे उत्तर आने दीजिए, व्यवस्था चलाने दीजिए। हाँ हो ना, आप बैठिए, इसलिए कह रहा हूँ बैठिए, आपका हूँ इसलिए कह रहा हूँ बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचार नहीं। मंत्री महोदय, प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, उत्तर पढ़िए। मेरे पास है, आप कैसे उत्तर है मेरे पास, उत्तर पढ़िए। उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति, अरे क्या है भाई? आप ये देखिए, आपके सरकार के मंत्री को नहीं पता कि जवाब क्या देना है। प्रश्न कुछ लगा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, क्यों यहाँ की गरिमा गिरा रहे हैं? स्पीकर महोदय को जो जवाब देना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है, रिप्लाई नहीं आ रही है और जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। इस योजना में वर्तमान में 1,86,656 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निशक्तजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। दूसरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में विगत 3 साल में कुल 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया गया है। पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर विधानसभा वार डाटा संधारण नहीं किया जाता है। तीसरा, जी हां, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए प्रतिमाह तक करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में योजना अंतर्गत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए, महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पूरे प्रश्न एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे आपको संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है? आज की तारीख में कितनों बेरोजगार आवेदन लंबित हैं, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं? एक तो ये बताएं। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है? जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाएं। बैठिए, माननीय मंत्री। पूछो ना। माननीय स्पीकर महोदय, ये जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी और 2007 में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। तब उस समय के हिसाब से जो राशि थी वो निर्धारित कर दी गई थी। अगर सदन चाहता है तो मैं यहाँ पटल पे रख सकता हूँ। उसके बाद 2009 में इसमें परिवर्तन करा गया, इसमें कौशल को जोड़ा गया, इसका नाम अक्षत कौशल रखा गया। उसके बाद 2012 फिर 2019 में इसके नाम भी बदले गए, इसमें राशि भी बढ़ाई गई क्योंकि समय के हिसाब से राशि बढ़ाई जा रही थी। शुरुआत में 2007 में जब ये योजना शुरू हुई तब एक सीमित मात्रा में जो कैप था, अपर लिमिट था, वो एक सीमित मात्रा में था, उसको बढ़ा दिया गया बाद में। उसको 2 लाख, अधिकतम 2 लाख युवाओं को एक समय पे 2 साल तक लगातार ये दिया जाएगा। इसके अंदर आज की तारीख में 1,86,656 आज की तारीख में युवा हैं जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी हैं। और आज की तारीख तक यानी 2007 से लेकर आज की तारीख तक इसमें 6,38,7
621 ये सारे लाभार्थी हैं। अभी जब मैं अपने साथी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें पात्र होने की कुछ शर्तें होती हैं और अपात्र भी हो सकते हैं इसके। अगर आप चाहें तो मैं वो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आप इनको दे देना, आप तो यहाँ बाद में आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, दूसरा कोई बैठिए। नहीं, दूसरा प्रश्न है। इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहाँ है नहीं, कर्मचारी वहाँ है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहाँ कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहाँ, जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्म ही वो, भली ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी यही घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, तो घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो फार्म आते हैं उनको केवल 2 से 5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहाँ आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी। चित्तौड़गढ़ तहसील के अंदर जैसे मैंने पहले जिले के बताया, बताएं। माफ कीजिए, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला नहीं के लिखा है। अंदर पिछले 3 साल से 3106 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में 1470 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। इसके अंदर जो आवेदन जिनके इसमें चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, कुछ एक होते हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप नहीं करी हुई होती, कुछ होते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है। जब वो पूरे पात्र बनते हैं तभी उनको आगे एक्सेप्ट करा जाता है। मैं माननीय अपने साथी को बताना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं और जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होता है उसको लाभ बेनिफिट मिलना विदिन 1 मंथ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो 2 लाख की सीमा होती है, जो कैप होता है, उसमें से जैसे कम होते हैं, जैसे अभी 1,86,000 है तो तकरीबन 15,000 का जो गैप है अभी उसकी चेकिंग चल रही है और उसको हम भरते रहेंगे। जैसे अपात्र होते जाते हैं यहाँ से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसकी पूर्ति करता रहता है। श्री राजकुमार हो। अध्यक्ष महोदय, उठा लिया पहले। एक सेकंड। इसमें एक तो जो आपका खंड ब में जो आपने उत्तर दिया है वो बड़ा अजीब अध्यक्ष जी कि हम विधानसभा वाइज डाटा संधारण नहीं कर सकते। तो मेरा तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है मंत्री जी से कि क्या सरकार विधानसभा वाइज डाटा करने में सक्षम है या नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर बात यह है कि आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। अब जो सरकार भत्ता दे रही है इसने कुछ क्राइटेरिया लगा रखे हैं, तो क्या ये सरकार 100 दिन की कार्य योजना के अंदर सभी राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का विचार रखती है या नहीं? माननीय स्पीकर महोदय, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पे सदन में बात रखी थी कि 2007 में सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता की जो योजना थी अक्षत योजना के नाम से शुरू हुई थी। सिंपल, वो हमारी ही सरकार ने और कोई नहीं बोलेगा बीच में, बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। उसके बाद में उसी योजना को जो दूसरी आपका प्रश्न नहीं है, उसने आगे आपका प्रश्न नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सदस्य आज की तारीख के अंदर कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। और जहां तक बात रही, जो डेटा है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से ही रखा जाता है, तो जिलेवार ही डेटा रखा जाता है। अगला प्रश्न है राजकुमार हो। का जवाब ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है। दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है। कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों ही क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आई विल नेम यू। मैंने 2 चीज, मैं आपका नाम बोलूंगा। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आप हमें आई विल नॉट टॉलरेट इट। आई कैन टेल यू क्लियरली। हर प्रश्न में खड़े रहते हो। जिन्होंने पूछा है मैंने विपक्षी नेता को अलाउ किया। ये आपका मेरा आप हमें कोऑपरेट कीजिए अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। मैंने नाम पुकार दो दिया है। सिंपल क्वेश्चन है कि सरकार विधानसभा वार डाटा रखने में सक्षम है या नहीं है, और दूसरा सभी बेरोजगारों को भत्ता देना चाहते हैं कि नहीं है, बस हाँ या ना। राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, पिछले दोनों क्वेश्चनों के जवाब आया उससे सदन प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 243 मेरे पास लिखित में जवाब आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं
सीधा तो सीधे क्वेश्चन प्रश्न ही पूछ लूं। पूरे प्रश्न पूछिए। ये पंचायत समिति 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसको 15 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आज 7 वर्ष हो चुके, नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन लगा है। मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी अनियमितता को लेके 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, तो वो कितने लोगों को दी गई है, किन किन को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 17 सीसी जो चार्जशीट है वो चार्जशीट अभी प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो वो चार्जशीट किस किस को मिल रही है और कब तक मिलेगी। 2 क्वेश्चन। माननीय मंत्री महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी 2 तो पूछ लीजिए, ठीक। तीसरा भी आप लेना। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पंचायत समिति का भवन बनना था और आज तक पूरा नहीं हुआ, एक गंभीर विषय है। परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात का ये कि इसमें 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 वीडियो के ट्रांसफर किए हैं। 26 वीडियो के इस पंचायत समिति 26 बार वीडियो आया। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना, उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें। जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो माननीय सदस्य को भी ध्यान है, क्योंकि इसमें जो हमने ये चार्जशीट लगभग सबको दे दिए, 16 सीसी कार्रवाई कर रहे हैं, और एक जो इसमें आईएन है वो मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो जयन है उनको हम निलंबित करते हैं। और जो वीडियो रहा इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी वीडियो को लगाया गया है, शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस वीडियो को भी निलंबित करता हूं। हो गया आपका? और कोई? अध्यक्ष महोदय, एक पूछ सकते हो। माननीय मंत्री महोदय 26। हाँ पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्म काम कर रही थी उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन वही फर्म और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी फर्म पूरे जिले में काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो फर्म जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्लैक लिस्टेड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट या संभाग में उस फर्म से दूसरी जगह काम नहीं हो सकता है। तो क्या विभाग ने इस फर्म के द्वारा दूसरी जगह और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी जो फर्म है वो जिले में काम कर रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी, ये उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जो ब्लैक लिस्टेड किया है, हम राजस्थान के सभी जो विभाग है जो निर्माण का काम करते हैं उनको भिजवा देंगे। और जैसा माननीय सदस्य का ये भी कहना है कि वो दूसरी फर्म भी यदि उसी के नाम से और या फर्म में सदस्य वही है, नाम दूसरा है, सदस्य वही है, तब भी हम सूचना सबको दे देंगे, ताकि वो संबंधित डिपार्टमेंट जिनमें काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड मान करके आगे काम ना दे। क्वेश्चन नंबर 375। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बयाना में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत 16 मंदिर पंजीकृत प्रन्यास है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित 2 मंदिर एवं एक सुपुर्द की श्रेणी का मंदिर है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की अचल संपदा का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर की कोई कृषि भूमि नहीं है
व्यावसायिक संपदाओं में मंदिर की 9 दुकानें एवं मेला क्षेत्र में अस्थायी चबूतरे है, कोई आवासीय संपदा नहीं है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री उषा जी किला बयाना की अचल संपदा में मंदिर परिसर है। सुपुर्दी श्रेणी में देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित राजकीय सुपुर्दी श्रेणी का एक मंदिर श्री ब्रज दुले जी बयाना है। मंदिर श्री ब्रज दुले जी अचल संपदा में परिसर है। खंड 2 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की कृषि तथा व्यावसायिक आवासीय संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर में कोई कृषि भूमि नहीं है। व्यावसायिक संपदाओं में मंदिर की 9 दुकानें, मेला क्षेत्र में अस्थायी चबूतरे है, कोई आवासीय संपदा नहीं है। मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना में मेलों में अस्थायी दुकानों की नीलामी से विगत 5 वर्ष में कुल राशि 1,61,42,232 रुपया की आय हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019-20 में 46,36,232 रुपया, वर्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में मेरे पास जवाब तो आ गया है पहले इसका, अब लास्ट में 2 लाइनें रही हैं, सुन लीजिए फिर आपका पूरा। वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण मेले में कोई आयोजन नहीं हुए। वर्ष 2021-22 में 36,67,50 रुपया, वर्ष 2022-23 में 61,11,268 रुपया, वर्ष 2023-24 में राशि 17,27,682 रुपए की आय हुई है दिसंबर माह में। आप पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, झील का बाड़ा केला देवी जी का जो मंदिर है वो न केवल भरतपुर जिले का बल्कि बाहर के भी कई जिलों के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भरतपुर जिले से आने वाले सभी विधायकों की कुल देवी का मंदिर ये है, लेकिन वहाँ पर 9 व्यावसायिक दुकान होने के बावजूद भी, आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर होने के बावजूद भी वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र होने के बावजूद अब तक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि मोदी जी ने शौचालय जगह जगह निर्मित किए हैं ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो, और झील के बाड़े में लगातार वर्षों से एक परंपरा के अनुसार नवरात्र में मेला लगता है, लेकिन वहां पर फिर भी शौचालय तक निर्मित नहीं है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए सरकार की क्या योजना है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झील का बड़ा कैला देवी मंदिर में 5 साल में 1,61,42,232 रुपए की आय हुई है, और पिछली सरकार ने वहाँ झील का बाड़ा मंदिर में कोई विकास के कोई योजना नहीं बनाई थी। हम निश्चित रूप से इस बार इस बारे में योजना बनाएंगे। जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके संबंध में इनको जवाब देंगे योजना बना करके। अगला प्रश्न छगन सिंह राजपुरोहित। हो गया 2 प्रश्न के, एक क्वेश्चन ही हुआ। 2 हो गए। छगन सिंह राजपुरोहित। अध्यक्ष एक क्वेश्चन हुआ है केवल। अरे भाई 2 हो गए, हर मुद्दे में 2 हो गए। माननीय सदस्य बैठिए, 2 हो गए। अध्यक्ष जी, उषा मंदिर बयाना में छगन सिंह जो राजपुरोहित 5000 साल पुराना मंदिर है, उसके विषय में आपकी क्या योजना है? नहीं हो। प्रश्न संख्या 7। अरे 2 सबको अलाउड है, 2 आपके हो गए। ऐसे तो फिर प्रश्न 4 होंगे, फिर उत्तर ही नहीं आएंगे आपके। माननीय मंत्री महोदय। अरे बैठिए। माननीय मंत्री महोदय आप बोलिए। माननीय मंत्री महोदय आप बोलिए। आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है। मैं अत्याचार नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या 1, निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों हेतु योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ऐसी 13 योजनाएं। प्रश्न नंबर 2 का जवाब है जी नहीं। मंडल कोष से शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में हित लाभ के रूप में आवेदकों को कुल रुपए 157.63 करोड़ का हित लाभ दिया गया है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि विगत 5 वर्षों में और विधानसभा में कितने अविवाहित बेटियों को प्रोत्साहन हेतु 55,000 रुपये दिए गए? माननीय मंत्री जी। इसमें शुभ शक्ति योजना है इन बालिकाओं के लिए जिनको संबल दिया गया है, और टोटल जो रजिस्ट्रेशन हर 13 योजनाओं का हुआ है, जो 13 योजना जिसे लाभान्वित किया जाता है, वो 32.63 लाख का हुआ है। ये सीधा सीधा आंकड़ा इनको विशेषकर शुभ शक्ति को कितना दिया गया, ये माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन शुभ शक्ति योजना में करीबन 2.46 लाख आवेदन आए थे, तो उसमें शिकायतें मिली थी। 2022 में शुभ शक्ति योजना के 2.28 लाख आवेदन लंबित थे, इनको वेरीफाई किया जा रहा है, और वेरीफाई किया गया तो 92,000 आवेदन गलत पाए गए। तो शुभ शक्ति योजना के फर्जी आवेदन बड़ी संख्या में आने के कारण उनकी वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं आपको संख्या की अवगत रहेगी। ये आपका प्रश्न नहीं है, आपका नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य और माननीय सदस्य, किसी जिसका पूरा प्रश्न है वही केवल 2 पूरा प्रश्न पूछेगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप पीड़ा मंत्री से मिलकर करिए। अगला प्रश्न कोई है क्या पूरा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है, मुझे विश्वास है कि जो 5 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में अविवाहित बच्चों के विवाह के समय प्रोत्साहन राशि नहीं दी थी, मुझे विश्वास है कि आगामी समय में इस योजना को जरूर देंगे। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण राम, इनका जवाब दे दूं? नहीं हो गया आपका आगे प्रश्न का उत्तर। श्री लक्ष्मण राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 364। माननीय मंत्री जी। कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री जी आपका प्रश्न है। कौन सा है? एग्रीकल्चर का। 8 नंबर। अभी बता। ना सरकार जाग रही है श्रीमान जी। प्रश्न नंबर 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्षवार निम्नानुसार किसानों की संख्या में फसलों का बीमा किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2020-2021 में 29,992,000, 2021-22 में 27,454,000, 2022-23 में 32,164,000। उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय सदस्य बीच में। उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक पात्र बीमित फसल के किसानों को 85.98 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया है, एवं 7 किसानों के फसल बीमा क्लेम लंबित हैं। लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान प्रक्रियाधीन। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न बिंदु संख्या 2 व 7 किसानों का फसल बीमा क्लेम का भुगतान लंबित प्रक्रियाधीन बताया है। मंत्री महोदय, इन 7 किसानों को बीमा क्लेम की राशि कब तक दे दी जाएगी, ये बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य मंत्री जी। जो 7 किसानों का ये बीमा राशि लंबित बता रहे हैं, इन 7 लोगों का 7 करोड़ स्टेट ने जारी कर दिया है। पहले स्टेट जारी करता है, फिर उतनी राशि केंद्र देगा। इस प्रकार से अब केंद्र तक प्रक्रिया चलेगी, उतना जो समय लगेगा
उसके बाद पूरा क्लेम मिल जाए। जल्द से जल्द लाइए। श्री मनोज कुमार, प्रश्न संख्या 9। जवाब आ गया, मैं सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूँ सीधा। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सीधा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आगे बढ़िए। जो भवन बहुत पुराने हो चुके हैं और जहाँ एनएम कार्य नहीं कर रही है क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हैं, दूसरे स्थान पर वो काम कर रही है उस वजह से, परंतु उन भवनों का भी जर्जर घोषित नहीं किया है। इनकी संख्या दोनों तहसीलों में कितनी है और इनको कब तक जर्जर घोषित कर नए भवन सरकार बनेगाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। खंड 1 ब्लॉक बीदासर में जवाब तो आगे मैं सप्लीमेंट्री पूछ। पूरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न मान लिया, पढ़ा हुआ। इन्होंने मान्य अरे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। एक बार दोबारा दोबारा बोल दीजिए। जो भवन बहुत पुराने हो चुके हैं और जहाँ एनएम कार्य नहीं कर रहे क्योंकि वो क्षतिग्रस्त भवन है, परंतु इन भवनों का अभी तक आपने जर्जर घोषित नहीं किया है। दोनों तहसीलों में इनकी संख्या कितनी है और इनको कब तक जर्जर घोषित कर यहाँ नए भवन बनाने का सरकार विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली जो भी जर्जर भवन है वो पीडब्ल्यूडी सर्वे आइडेंटिफाई करती है, उसका सर्टिफिकेशन करती है और उसके बाद जो है जर्जर हालत में जब भवन होता है तो उसको गिरा के और नया भवन बना दिया जाता है। इसके अंदर जो कोई हम आइडेंटिफाई करते हैं, आपके कोई प्रस्ताव है आप भेजिए, हमारे पास भी बजट है, कुछ पीडब्ल्यूडी से जब होते हैं तो उसका सर्वे करा के देखकर हम आपको सूचना हम आपको देंगे इसके बारे में। और प्रश्न दूसरा सवाल का मूल जवाब ही नहीं है कि कितने भवनों में एनएम। मैं तीसरी बार नोट कर रहा हूँ आपको। हर प्रश्न में क्या बोल जाते हैं, क्या सदन के आप नया समझ कर गए ये सोच रहे हो? आई विल नॉट टॉलरेट इट। सिंपल सा सवाल है कि कितने भवनों में एनएम काम नहीं करे क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गए बरसात की वजह से या बहुत पुराने की वजह से के, पर विभाग ने अभी लिखा नहीं है पीडब्ल्यूडी को या कहीं भी, वो तब तक लिखेंगे कि नहीं पीडब्ल्यूडी जर्जर घोषित नहीं करेगी। दोनों तहसीलों में कितने भवन है ये और कब तक इनको जर्जर घोषित करके? और अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न जो है वो नांगली जी का उन्होंने पूछा, उसका मेरे पास जवाब है। अब आप कह रहे हैं कि फलानी जगह आपको मैंने नियम बता दिए। नियम क्या है? बीदासर दो तहसीलों की बात है, दो तहसीलों की बात करें, उसकी जांच करा लेंगे। मेरे पास आपका प्रपोजल आप भेज दीजिए, उसकी जांच श्रीमती इंदिरा जर्जर हालत में तो करेंगे। ठीक है, बैठिए मंत्री जी। प्रश्न संख्या 10। माननीय मंत्री जी। कौन सा मंत्री है? सूचना प्रौद्योगिकी। अरे हो रहा मुझे मेरे पास जवाब आ गया। कोई बात नहीं, मैं आई विल नेम यू। जवाब मेरे पास आ गया। मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा, मेरा काम मुझे आता मैं करूंगा। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूं। उत्तर आने दे। आप सोचते हैं डॉक्टर सर जी हम माननीय सदस्य हैं, आप हमारे सम्मानीय हैं, आप राजो, आप राजे। उनको क्या माननीय मंत्री जी सदन का मजाक बना रहे। आप बैठे। अरे उत्तर रहने दीजिए, आप बैठे। उत्तर, अरे उत्तर दे रहे। मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे। अरे मेरा काम मैं करूंगा उनको। आप बैठे, मैं कह रहा हूँ कि आप बैठे। आई विल नेम यू, मैं आपका नेम लूंगा। आई विल नेम यू। क्या मुझे मजबूरन करने के लिए तो मुझे बाहर नहीं भेजना पड़े। जवाब मेरे पास आ गया है। ये मेरा जवाब मेरे पास आ गया है। उत्तर इसी बात पे मैं एक व्यवस्था का समस्या 3-4 लोगों ने आज जिस प्रकार से सदन में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रियों को तैयारी नहीं है, मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन भूल गया है, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसका जवाब की तैयारी करके बैठिए। अरे उत्तर आ रहा है, बैठिए। उत्तर आ रहा है, अरे उत्तर आ रहा है, उत्तर। स्पीकर महोदय, बिंदु संख्या 1 पे उसका जवाब है जी हाँ, ये सही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है और मैं सीधा, क्योंकि समय नहीं है इस वजह से मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इनके पूरक प्रश्न
पूरा प्रश्न पूछेंगे। नहीं, इन्होंने कहा उत्तर आ गया, मान मेरे लिया। पास आप पूरा प्रश्न पूछें। जो मैंने पूछा उसका जवाब आ गया है। 24 लाख और 56,000 महिलाओं को फोन वितरण कर चुके हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य था और दोबारा से इसमें संशोधन करके 40 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से 24 लाख और 56,000 को मिल चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जिस तरीके से जवाब दिया गया है कि इस योजना में महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्ट 4 योजना के आगामी निर्णय लिया जाएगा कि इसमें हुए लाभ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के बाद में सभी बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने का एक ट्रेंड बन गया है। सारे बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सदन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबके बालक ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। क्या गरीब लोगों की बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने की हकदार नहीं है? क्या परीक्षण करेंगे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने के हकदार नहीं है? तो क्यों जनहित का क्या परीक्षण करेंगे? आप सीधा जवाब दीजिए कि बची हुई बालिकाओं को मोबाइल फोन देंगे, जवाब सुनिए, करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप अंतिम बता दिए जो। माननीय स्पीकर महोदय, सर इनका जो प्रश्न था वो शेष महिलाओं को क्या दिया जाएगा उसके लिए ये उत्तर दिया था। हमारी सरकार की और केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें डिजिटल हमने पूरा भारत डिजिटाइज करा है। घर घर तक, गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक गया है। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है कि क्या हम ये स्वीकार करते हैं, प्रश्नकाल समाप्त। बिल्कुल हर प्रश्नकाल समाप्त। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रश्नकाल डिजिटल समाप्त। शिक्षा पहुंचाने की हर प्रश्नकाल समाप्त हो गया। प्रश्नकाल समाप्त। प्रक्रिया के भाई मैं जब आए वहां मिट्टा अधिकारी, मैं जब तक खड़ा हूं कोई नहीं जाएगा। आए मैं सीएस को लिखना पड़ेगा। अब प्रक्रिया ये बहुत समय से हो रहा है, अब नहीं होगा। आप बैठ जाइए। ये अपमान हुआ या नहीं हुआ आपको सबको बता रहे, स्पीकर बोले बता। बैठ जाइए, बार बीच में खड़े हो, हर बार खड़े हो जाते हैं। बैठ जाइए आप। मानिए सर बैठिए। आई ऑन द नेक्स्ट। बैठ जाइए आप। आई ऑन द नेक्स्ट। बैठिए मानिए, बैठिए बैठिए माननीय सदस्य बैठिए। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, प्रदेश में आप बैठे, मैं अवैध चेयर आयन चेयर बैठे, मैं बैठे बैठे बैठे, आपको बैठना है, बैठे बैठे, मैं कह रहा हूँ बैठे। धारीवाल जी बैठे, धारीवाल जी बैठे, धारीवाल जी आई टॉलरेटेड। मैं स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ। बैठे, आप बैठे, आई एम टेलिंग यू, बैठे। मैं स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ। क्या मैं इनके नाम ले लूंगा? शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र योजनागत रोजगार प्राप्त शिक्षित युवकों की सेवाएं समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री अमित चाचान, श्री अमीन कागजी, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री रोहित बोहरा, श्री लक्ष्मण, श्री विद्याधर सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, सुश्री रीटा चौधरी, श्री राजकुमार रोत। नंबर 2, श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से आम उपभोक्ता की हो रही परेशानी के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, श्री रोहित बोहरा और श्री राजकुमार रोत को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा की क्षेत्र के मनोहर थाना की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की
मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री रितु बानावत सदस्य की ओर से जिला धौलपुर एवं भरतपुर की जाट जाति के केंद्र की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में शामिल किए जाने के संबंध में श्री अमीर सिंह भायर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना की तहसील सिवाना, समदड़ी और सिणधरी के क्षेत्र को खनिज विभाग जालोर से जिला बाड़मेर या नवसृजित जिला बालोतरा के अधीन करने के संबंध में श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से निजी कंपनियों द्वारा छोटे किसानों के खेतों में बिना किसी मुआवजे के उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें खींचे जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से प्रदेश में पैराफेरी क्षेत्रों में वर्षों से बसी कॉलोनियों में पट्टा जारी नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति व मनीष यादव सदस्य की ओर से श्री विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में श्री शैलेश सिंह सदस्य की ओर से भरतपुर संभाग के डीग जिले में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में श्री उदयलाल डांगी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में जल कनेक्शन से वंचित पंचायतों को जल जीवन मिशन से जोड़ने के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध मांस की दुकानों द्वारा खुले में मांस विक्रय को अविलंब बंद करवाने जाने के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम की नवगठित नगर पालिका के कार्यालय का गठन कर अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करने के संबंध में श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर के परकोटे से बहुसंख्यक समाज के लोगों के हो रहे पलायन को रोकने के संदर्भ में श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से जिला जयपुर एवं जोधपुर में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में बिल्डरों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश वर्मा सदस्य की ओर से जिला जयपुर में 200 फीट चौराहे से लेकर बगरू पुलिया तक लगने वाले असामयिक ट्रैफिक जाम से आम जनता को ही हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद की तहसील धरियावाद में कृषि मंडी के खाते में दर्ज भूमि पर लगे स्टे को हटाकर किसानों को लाभान्वित करने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरि मोहन जी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योग्यतम लोगों के चयन को छोड़कर एक साधारण परिवार के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया और हमें ये उम्मीद थी कि जिस वर्ग से जिस पिछड़ी सीट पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया वो व्यक्ति राजस्थान के सभी लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है जो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो 5000 लोगों को जिनके लिए रोजगार दिया जा रहा था राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उन रोजगारों को बेरोजगार बनाने का जो काम किया ये उनसे हमको अपेक्षा नहीं थी। हमको उनसे अपेक्षा थी कि जिस वर्ग से वो आए हैं, जिस पिछड़े स्थान से आए और जिनको इतने बड़े स्थान पर बनाया तो कम से कम वो पिछड़े लोगों का, जो गरीब लोगों का, उनके हितों का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रथम काम जो उन्होंने किया ये निंदनीय कृत्य है। माननीय राजस्थान सरकार ने 2023 और 2023 के बजट में 2023-24 के बजट में इन बेरोजगारों के लिए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए एक योजना बनाई। उनको करना था कि राजस्थान की और केंद्र की जो सरकार की जो योजना है वो उनको जन जन तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचा करके उन योजना की क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उन बातों पर वो योगदान दें और राजस्थान सरकार को उनकी योजना के मामले में जानकारी दे। लेकिन अफसोस इस बात का है
कि उन्होंने योजनाओं की जानकारी देने के बाद भी, सारे काम करने के बाद भी बिना कुछ नोटिस दिए 5 दिन भी ये सरकार इंतजार नहीं कर सकी।